आलस, सुस्ती और कामचोरी, ये तीन ऐसे दुश्मन हैं जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। एक बार जो इनके जाल में फंस जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह कहानी है विक्रम की, एक बेहद आलसी और कामचोर लड़के की। सुबह देर तक सोना, हर काम से भागना और बहाने बनाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता रोज उसे समझाते थे, लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे उनका डर सच होने लगा कि कहीं यही आलस उसके भविष्य को न निगल जाए। विक्रम, सुबह के 11 बज गए हैं और तू अब तक सो रहा है। चल, उठ जा, अपने पिता के साथ काम पर चल। अरे माँ, सोने दो ना मुझे। मैं अभी बहुत सुंदर सपना देख रहा हूँ। स्वादिष्ट खाने से भरी थाली और एक बड़ा सा घर जिसमें मैं मालिक हूँ। यह सुनकर सरिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे पानी से भरा गिलास उठाया और सीधे विक्रम के चेहरे पर उड़ेल दिया। ठंडे पानी के छींटे पड़ते ही विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा, मानो उसका सपना एक झटके में टूट गया हो। अरे माँ, ये क्या कर दिया तुमने? इतने अच्छे सपने से जगा दिया। मैं तो बस उस स्वादिष्ट खाने को खाने ही वाला था। होश में आ निकम्मे, सपने में महलों के मजे ले रहा है और घर में एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा। तो माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी गए हैं ना मजदूरी पर। वो कमा कर लाएंगे, फिर हम सब अच्छा खाना खाएंगे। और हाँ, मेरी पसंद की वो आलू की सब्जी जरूर बनाना। तू कब सुधरेगा विक्रम? तुझे तो पता है ना, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। घर का चूल्हा जल सके इसलिए वह बीमारी के बावजूद मजदूरी पर गए हैं। चल, तू भी वहां जा और उनके हिस्से का काम पूरा करके आ। अरे माँ, मुझसे तो ये मजदूरी नहीं होगी। पिताजी हैं ना, वही करेंगे काम। मैं तो बस आराम करूंगा, खाना खाऊंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। इतना कहकर विक्रम फिर से बिस्तर में लेटकर सो गया और सरिता बस सिर पकड़कर सोचने लगी, बेटा कभी सुधरेगा या नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आलसी बेटे के साथ? न माँ की तकलीफ उसे दिखती है, न पिताजी की मेहनत और न ही घर के बिगड़ते हालात का एहसास। यह आलस कब छोड़ेगा? यह विक्रम का रोज का हाल था। उसके आलस की चर्चा तो पूरे नगरपुर में फैल चुकी थी। पूरा कस्बा उसे समझा समझा कर थक गया था। लेकिन विक्रम की आदत थी सबकी बातें एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। ये देखकर उसके माता पिता की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई और एक दिन उसके पिता महेश ने उससे कहा, बेटा, आज बड़ा अच्छा काम मिला है। इससे हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बस तुझे ये भारी बोरा एक जगह पहुंचाना है। मेरे कमजोर कंधे अब इसे उठा नहीं पा रहे। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं ये बोरा लेकर आता हूँ। महेश बोरे का काम सौंपकर चला गया। लेकिन 2 घंटे बीत गए, फिर भी विक्रम घर से निकला ही नहीं। सरिता को चिंता होने लगी, कहीं फिर से वो अपने आलस में तो नहीं डूब गया। बेटा, जल्दी ये बोरा पहुंचा दे, वरना तेरे पिता का काम हाथ से निकल जाएगा। मुझे भी तेरी मौसी के घर जाना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे माँ, तू चिंता मत कर। तू आराम से मौसी के घर जा, मैं ये बोरा पहुंचा दूंगा। विक्रम ने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन उसका आलस हर बार उस पर भारी पड़ गया। पूरा दिन यूं ही निकल गया। रात को जब उसके माता पिता घर लौटे और बोरा वहीं पड़ा देखा, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। विक्रम, तेरा ये आलस एक दिन हमें बर्बाद करके ही मानेगा। तुझसे सिर्फ बोरा पहुंचाने को कहा था और तूने वो भी नहीं किया। तेरी वजह से मेरा बड़ा काम हाथ से निकल गया। पिताजी, मैंने तो सोचा था थोड़ी देर में बोरा पहुंचा दूंगा, लेकिन पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और मैं सो गया। अब तो बहुत भूख लगी है माँ, मेरे लिए कुछ बना दो।
तब तक मैं दोस्तों के साथ थोड़ा घूम कर आता हूँ। विक्रम पर माँ बाप के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वह लापरवाही से बाहर निकल गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे जाते देख सरिता और महेश की आंखों में चिंता और लाचारी साफ झलकने लगी। सुनिए जी, अब विक्रम बड़ा हो गया है, लेकिन ना तो कोई काम करता है, न घर के कामों में हाथ बटाता है। ऐसे आलस और लापरवाही के साथ इसकी जिंदगी कैसे चलेगी? मुझे भी इसकी चिंता हो गई है। देखो, इस उम्र में नगरपुर के बाकी लड़के कितने मेहनती हैं, कितना कमाई कर रहे हैं, और इसने तो मेरी बेइज्जती करवा दी है। आप सही कह रहे हैं जी। क्यों ना हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दें। पत्नी की जिम्मेदारी सिर पर आएगी तो शायद वह अपना आलस भूल जाए और एक जिम्मेदार पति बन जाए। तुम सही कह रही हो सरिता। मैं आज ही अपने जानने वालों से बात करके विक्रम के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढता हूँ और जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूँ। यही अब एकमात्र रास्ता बचा है। ये सोचकर दोनों पति पत्नी की चिंता थोड़ी हल्की महसूस हुई। महेश ने नगरपुर की ही एक सुंदर और जिम्मेदार लड़की से विक्रम की शादी करवा दी। विक्रम, अब तेरी पत्नी घर आ गई है। अब आलस और सुस्ती से जिंदगी नहीं चलेगी। कल से तू मेरे साथ काम पर चलेगा। यही वक्त है खुद को बदलने का। ठीक है पिताजी, आप मुझे सुबह उठा देना, मैं जरूर चलूंगा। अगली ही सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम की पत्नी नेहा ने उसे जगाने की कोशिश की। सुनिए जी, उठिए। पिताजी ने कहा था ना, आज आपके साथ काम पर जाना है, देर हो जाएगी। अरे नेहा, सोने दो ना। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं किसी की भी नहीं सुनता। सुनिए, अब तो 8 बज गए हैं। पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। उठ जाइए, काम करने का यही तो सही समय है। देख नेहा, अगर तूने मेरी नींद खराब की ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और जहां तक काम की बात है, पिताजी है ना, वो कर लेंगे। विक्रम की ये लापरवाही देखकर नेहा परेशान हो गई। वह सीधी अपने ससुर महेश के पास गई और सारी बात बता दी। पिताजी, विक्रम अब भी कुछ नहीं करता। दिन भर बस सोता रहता है और काम पर जाने से साफ मना कर देता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसे कैसे समझाऊं। तू चिंता मत कर बहू। विक्रम का मन बुरा नहीं है, बस ये आलसी है। इसे केवल खाना, सोना और घूमना पसंद है। काम करने की आदत आज तक नहीं पड़ी। इसलिए तो मैंने तुझसे उसकी शादी करवाई है। अब तेरी जिम्मेदारी आएगी तो शायद खुद ही काम करना सीख जाएगा। लेकिन पिताजी, शादी के बाद भी वह वैसे ही सो रहे हैं। काम पर जाने से भी मना कर दिया है। एक दिन में या रातों रात बदलाव नहीं आता बहू। तू उस पर जोर डाल, समझा? किसी भी तरह से उसका आलस निकालना होगा। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। इस आलस को मैं जड़ से मिटाकर ही रहूंगी। कुछ समय इसी तरह बीत गया, लेकिन साथ ही साथ विक्रम का आलस और बढ़ता ही गया। एक दिन नेहा ने ठान लिया और विक्रम से कहा, सुनिए जी, यह रहा सामान का पर्चा। इसमें जो चीजें लिखी हैं वो बाजार से ले आइए। देख नेहा, मेरे पास पैसे नहीं है। अपना खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। पिताजी जो थोड़े बहुत पैसे देते हैं उन्हीं से काम चलता है, इसलिए मैं ये सामान नहीं ला सकता। पर बताइए ना जी, अगर आप नहीं लाएंगे तो मैं किससे कहूँ? आपके सिवा और कौन है मेरा यहाँ? अरे माँ या पिताजी से कह देना, वही ला देंगे। मेरा खर्चा भी वही उठाते हैं, अब तेरा भी वही संभाल लेंगे। और हाँ, तू एक काम कर, तेरे हाथ के आलू के पराठे तो कमाल के बनते हैं, जरा बना देना, बहुत भूख लगी है। यह सुनकर नेहा का सब्र आखिर टूट गया। वह गुस्से से लाल हो गई और विक्रम पर फट पड़ी। अगर आपको अपनी पत्नी के खर्चे उठाने ही नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की जी? ये सब कब तक चलेगा? क्या मैं अपनी हर जरूरत के लिए हमेशा पिताजी से कहती रहूं? मेरी शादी आपसे हुई है, पिताजी से नहीं। अरे मेरी शादी भी तो पिताजी ने ही करवाई है ना। वो जानते थे कि मैं कोई काम नहीं करता।
अब तू ऐसे गुस्सा मत कर, कुछ खाने को बना दे, बहुत थकान लग रही है। ये सुनकर नेहा मन ही मन कुछ बड़बड़ाई, फिर गहरी सांस लेकर रसोई की ओर बढ़ गई खाना बनाने के लिए। थकान? ऐसे बोल रहे हैं जैसे दिन भर पत्थर तोड़ कर आए हों। हे भगवान, ये तो आलस के बादशाह निकले। अब बताओ, ऐसे मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? इनका ये आलस आखिर कैसे निकालूं? विक्रम के आलस ने उसके माता पिता और पत्नी तीनों को थका और परेशान कर दिया था। उस दिन महेश को कोई काम नहीं मिला और घर में चूल्हा भी नहीं जला। शाम को जब विक्रम घर लौटा तो उसने नेहा से कहा, आज तो दोस्तों के साथ खूब मजे किए। अरे बहुत थक गया हूं मैं, जल्दी से खाना बना दो नेहा। घर में खाना नहीं है जी। पिताजी की तबीयत आज ठीक नहीं थी, फिर भी वो मजदूरी करने गए थे, लेकिन बीमारी की वजह से आज किसी ने उन्हें मजदूरी नहीं दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं भूखा नहीं सो सकता। पिताजी, कुछ तो इंतजाम करो। अरे किसी से उधार ले लो, पर मुझे खाना चाहिए। महेश का सब्र अब जवाब देने को तैयार था। वो गहरी सांस लेकर चिल्ला उठे, बस बहुत हुआ विक्रम, तू अब कोई बच्चा नहीं रहा कि भूखा नहीं सो सके। मैं अब तेरा आलस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, निकल यहाँ से। और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ ले जा। मेरे घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सुनकर विक्रम के होश ही उड़ गए। मुंह खुला रह गया और वह कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं यही काम करूंगा आपके साथ। ऐसे वादे तू मुझसे पहले भी 100 बार कर चुका है, लेकिन आज तक नहीं निभाया। इसलिए अब तू जा, मेरे घर से निकल जा। नेहा, बहू, जाओ और अपने पति को लेकर चलो। ये सुनकर विक्रम अपने पिता से बार बार मिन्नत करता रहा, लेकिन महेश ने उसकी एक नहीं सुनी और नेहा के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। उनके जाने के बाद सरिता ने उदासी में कहा, आपने क्या किया जी? ये दोनों अब कहाँ जाएंगे? विक्रम को तो आप जानते ही हैं, और नेहा बहू का क्या होगा पता नहीं। सरिता, नेहा बहू की फिक्र ही वजह है कि इन्हें घर से निकाला। अब ये काम करना सीख जाएगा। अरे खाली पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाया जा सकता। तुम चिंता मत करो। आप सही कह रहे हैं जी। भगवान इन दोनों बच्चों की रक्षा करें। उधर विक्रम और नेहा भारी मन से रास्ते पर चलने लगते हैं। सूरज ढल चुका था, चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। विक्रम के चेहरे पर पछतावा था और नेहा के दिल में चिंता, अब आगे क्या होगा उन्हें खुद भी नहीं पता था। हम कहाँ जा रहे हैं जी? या बस यूं ही बिना मंजिल के चल पड़े हैं? कहाँ था मैंने? समय रहते आलस छोड़ दो, कुछ काम धंधा सीख लो। लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी। अब देखिए, आज इस हालत में हैं हम। अरे नेहा, एक तो भूख से जान निकली जा रही है, ऊपर से तुम ताने पर ताने दिए जा रही हो। जरा सांस तो लेने दो, सोचने भी तो दो कि आगे क्या करना है। सोचना क्या है जी? अब यहाँ आपके पिताजी नहीं हैं जो हमें खाने को देंगे। अब तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना भूखे मरना पड़ेगा। अरे तो क्या काम यहाँ पेड़ पर लगा है जो तुरंत कर लूं? पहले मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं करूंगा। चल, अभी ज्यादा दिमाग मत खा और मुझे सोचने दे कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी सोचो जी। खाली पेट अब मुझसे भी चला नहीं जा रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों बेहद थक जाते हैं। धूल से सनी राह पर एक पेड़ की छांव देखकर वहीं बैठ जाते हैं। नेहा थकान से चूर होकर वहीं सिर टिकाकर सो जाती है। उधर विक्रम उसकी ओर देखता है, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर मन ही मन सोचने लगता है, क्या करूं भगवान, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता, और अगर आता भी तो ये काम मैं कैसे करूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे काम नहीं होगा। मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद अचानक विक्रम के दिमाग में एक रोशनी सी चमकी। उसका चेहरा खिल उठा और वह खुशी से मुस्कुरा पड़ा।
हाँ, मिल गया। हम नेहा के घर जाएंगे। मैं उनका जमाई हूँ। मेरी खूब खातिरदारी करेंगे, मज़ेदार खाना खिलाएंगे, रहने को जगह भी देंगे। नेहा भी अपने घर खुशी खुशी रहेगी और मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ससुराल में मजे से रहूंगा। ये सोचकर विक्रम नेहा को हल्का से हिलाते हुए उठाता है और कहता है, उठो नेहा, शाम ढलने को आई है, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ जी, रात तो होने को है और अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। हम कहाँ जाएंगे? और मुझसे तो खाली पेट भी आगे चलना मुश्किल है। तू सही कह रही है। हमारे पास अभी बस एक ही रास्ता है। इतनी रात में ना काम मिलेगा, ना घर मिलेगा और ना ही खाना। हमें तेरे घर ही जाना पड़ेगा। वह पास ही तो है ना। ये सुनकर नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। वह ठनक कर विक्रम की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, कितना आलसी है ये आदमी। तो क्या मैं अपने ही माता पिता पर बोझ बनूंगी जी? शादी तो मैंने आपसे की है। क्या अब ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहूं मैं? अरे, तू मुझे गलत मत समझो। हम वहां बस 1-2 दिन रहेंगे। जब तक मैं खाने, रहने और काम का इंतजाम कर लूं। कहीं ना कहीं तो पनाह तो लेनी ही पड़ेगी ना। शायद आप सही कह रहे हैं जी। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। अंततः दोनों विक्रम की ससुराल पहुंचते हैं। नेहा ने अपने माता पिता को सब कुछ विस्तार से बता दिया। विक्रम की आलस और उनकी वर्तमान स्थिति की पूरी कहानी। हमें यहाँ बस कुछ दिन रहना है। जैसे ही विक्रम को काम मिलेगा, हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। ठीक है बेटी, तुम लोग आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में विक्रम के सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है। इसे देखकर उसका चेहरा खिल उठता है और खुशी से वह मुस्कुरा देता है। अब मैं यहाँ ऐसे ही आराम से मजे करूंगा। आहा, कितनी बढ़िया लग रही है ये चैन और आराम। अगले दिन विक्रम काम का बहाना बनाकर बाहर घूमने निकल जाता है। शाम को जब वह घर लौटता है, नेहा उसकी ओर देखते ही सवाल कर बैठती है। कोई काम मिला क्या जी? हमें यहाँ और कितने दिन रहना पड़ेगा? नहीं नेहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज पूरे दिन धक्के खाने के बावजूद कोई काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए जी। आप तो मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, काम जरूर मिलेगा। और हाँ, आप थक गए होंगे। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। इस तरह महीना भर गुजर गया और हर दिन विक्रम झूठ बोलता रहा। अब नेहा और उसके मायके वालों को उसकी चाल समझ में आ गई थी। इसे देखकर नेहा का गुस्सा फूट पड़ा और वह विक्रम पर भड़क उठी। मुझे सब पता चल गया है जी। नगरपुर के लोगों ने खुद बताया है कि आप दिन भर काम ढूंढने नहीं बल्कि मस्ती करने निकलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कब तक हम मेरे माता पिता पर बोझ बने रहेंगे? चलो, अब तुझे सब पता चल ही गया है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो यहीं आराम से रहूंगा और मजे करूंगा, क्योंकि मुझसे काम ही नहीं होगा। विक्रम और नेहा की बातें नेहा के माता पिता तक पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनका गुस्सा फूट पड़ा और चेहरे पर रोष साफ झलकने लगा। हमें लगा था कि तुम एक अच्छे और मेहनती लड़के हो विक्रम, इसलिए हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी। इतने दिन तक तुम्हें अपने घर रखा, लेकिन तुम तो लायक ही नहीं निकले। अब जा, मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरे घर पर तुम्हारी कोई नजर ना पड़े। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। विक्रम और नेहा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चल देते हैं। रास्ते भर दोनों खामोश रहते हैं। केवल कदमों की आवाज ही सुनाई देती है। नेहा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह हिलकर रुक जाती है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और सर्दी भी लग रही है। अब ऐसे में तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? तुम्हें तो दवाई की भी जरूरत है। मैं ठीक हूँ जी। आप जाइए और अपनी मस्तियाँ कीजिए। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे चिंता ना करूं तेरी नेहा? तू मेरी पत्नी है। मैं आलसी जरूर हूं पर बुरा इंसान नहीं। और ये देख, इतनी ठंड, ऊपर से हम जंगल में, सिर पर छत भी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
ये सुनकर नेहा गुस्से और नफरत से भरी आवाज में बोलती है, आज अचानक आपको मेरी चिंता क्यों होने लगी? आपकी इस चिंता में भी झूठ झलक रहा है, जैसे हर बार बोलते हैं। सच कहूं तो शर्म आती है मुझे आपको अपना पति कहते हुए। ये सुनकर पहली बार विक्रम को सच में बुरा लगा। उसके चेहरे पर मायूसी और पछतावे की झलक साफ दिखाई देने लगी। ऐसा मत कहो नेहा, बताओ ऐसा क्यों कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको बार बार मौके दिए सुधरने के, समझने के, लेकिन आप नहीं समझे। अगर आपको अपने आलस में जीना है तो जीते रहो। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी और आप भी कभी मेरे पास मत आना। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल भारी हो गया और वह कुछ कहने या रोकने की स्थिति में भी नहीं था। भगवान के लिए ऐसा मत कहो नेहा। मैं वादा करता हूँ कि इस बार सच में मन लगाकर काम करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्रम नेहा को रोकने के लिए बार बार मिन्नतें करता है, लेकिन नेहा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। विक्रम वहीं राह में खड़ा रह जाता है, मन में पछतावे और उदासी के साथ। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे अपनों की जिंदगी में हमारी अहमियत कितनी होती है और आलसी जिंदगी में कोई जगह नहीं होती। आज से मैं अपने इस आलस को छोड़ दूंगा और मेहनत से जीना सीखूंगा। वह रात विक्रम उसी पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही वह काम ढूंढने निकल पड़ता है। 10 जगह धक्के खाने और ठुकराए जाने के बाद थक हार कर वह आखिरकार एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मदद कीजिए। मेरी पत्नी बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए ही दूंगा। अगर चले तो यह काम कर लो, वरना यह रास्ता छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ ने 50 रुपए विक्रम के हाथों में रख दिए। इसे देखकर विक्रम का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह मुस्कुरा उठा। मेरी मेहनत की पहली कमाई जब नेहा इसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। विक्रम तुरंत पैसे लेकर नेहा के घर पहुंचता है। वह देखता है कि नेहा बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और हल्की सांसें ले रही है। नेहा, मैं आ गया। आज पहली बार मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनकर नेहा मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे धीरे रोने लगती है। क्या हुआ नेहा? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आपने बहुत देर कर दी विक्रम। मुझे समझने में, मुझे संभालने में। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, उसका इलाज बहुत महंगा है। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। और आप तो काम ही नहीं करते थे। अब मेरा बचना मुश्किल है विक्रम। अब शायद मैं ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्षण भर के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तू चिंता मत कर नेहा। जितना भी पैसा लगे मैं कमाऊंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन कैसे जी? आप तो बहुत आलसी हैं और काम करना भी नहीं जानते। यह सब कैसे होगा? यह तो नामुमकिन ही लगता है। तू चिंता मत कर, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी क्या है और अपने क्यों होते हैं, ताकि अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ दें। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और तेरा इलाज कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मन नहीं मानता कि आप पर भरोसा करूं, क्योंकि आपने पहले ही इतने झूठ बोले हैं। तू सही कह रही है नेहा, लेकिन बस इस बार, आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर ले। उसके बाद विक्रम के अंदर का अच्छा इंसान जैसे जाग गया। अगली सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकल पड़ता है और हर किसी से काम मांगने लगता है। सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा पर कोई काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई
पर कोई काम नहीं मिला। ऐसे तो समय निकल जाएगा और फिर भी कुछ नहीं होगा। उल्टा मुझे कोई काम भी आता नहीं। अब मुझे कुछ करना ही होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दिन भर विक्रम काम ढूंढता और रात को उसी पेड़ की छांव में सो जाता। ना तो उसे कोई काम मिलता, ना कोई उपाय सूझता। फिर एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब चमकती है। हाँ, यही सही है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे मैं सब्जियां खरीदकर सस्ते दाम पर बेचूंगा। लोग सस्ता देखकर मेरे ग्राहक बन जाएंगे और फिर वहीं से मैं जल्दी पैसे कमा लूंगा। विक्रम ने वैसा ही किया। अपने पास थोड़े से पैसों से थोड़ी सब्जियां खरीदी और उन्हें सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। बिक्री से मिली रकम से और सब्जियां खरीदने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी सब्जियां पसंद करने लगे और पूरे नगरपुर में सिर्फ विक्रम की ही सब्जियां बिकने लगी। वाह, कमाल हो गया। पूरा नगरपुर अब मुझसे ही सब्जियां ही खरीदता है। चलो, अब मैं फल भी बेचने शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी समझ और मेहनत से अपना काम बढ़ाना शुरू किया। इतने पैसे कमा लिए कि नेहा का इलाज संभव हो गया। अब वह खुशी खुशी उन पैसों को लेकर नेहा के पास पहुंचता है। देखो नेहा, मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब इनसे तुम्हारा इलाज होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। विक्रम को ऐसा मेहनत करते और सफल होते देख नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों झलक रहे थे। यह तो कमाल हो गया जी, आपने सच में कर दिखाया। पर मुझे माफ करना जी, मैंने आपसे बीमारी का झूठ बोला था। झूठ? लेकिन तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपके माता पिता ने हर कोशिश की थी कि आपका आलस निकल जाए। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, पर आप तब भी नहीं समझे। जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा। देखिए, मेरी तरकीब काम कर गई, लेकिन इस झूठ के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ जी। वैसे तो झूठ बोलना सही नहीं है नेहा, पर तुम्हारे एक झूठ ने ही मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। चलो, अब अपने घर चलते हैं। मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। दोनों नेहा के माता पिता से विदा लेकर विक्रम की कमाई का धन साथ ले जाकर उसके माता पिता के घर पहुंचते हैं। वे उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। सुनकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेहा बहू, ये तूने कमाल कर दिया। शाबाश, हमारे बेटे को सही रास्ते पर ले आई तू। और विक्रम बेटा, आज हमें तुम पर बहुत नाज है। धन्यवाद पिताजी। सही रास्ते पर आने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। इसलिए आज से आप बस आराम कीजिए। सारा काम अब मैं करूंगा। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।